यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़रे कुन नावल का एपिसोड नंबर 41 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। एपिसोड नंबर 14 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हवेली में शादी की तैयारियों की वजह से सब बहुत मसरूफ़ थे, जबकि जहाज़ेब अमेरिका जा चुका था। अपने काम के सिलसिले में निकाह वाले दिन के बाद इन दोनों की मुलाकात ही नहीं हुई और दूसरी तरफ अलीज़ा मुकद्दिम की हरकतों से तंग आई हुई थी, जो इसे सताने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। अब भी वो लाउंज में सबके साथ बैठी कुछ कपड़े देखने में मसरूफ़ थी, जबकि मुकद्दिम घर पर मौजूद नहीं था। वरना ये बात तो पक्की थी कि अगर वो घर मौजूद होता तो अलीज़ा इतने आराम से हरगिज़ ना बैठी होती। भाभी, आपने मेहंदी का ड्रेस पसंद कर लिया? इफ़रा अलीज़ा को देखते हुए मुखातिब हुई। नहीं, तुम्हारे भाई की फरमाइश है कि सारे ड्रेसेस वो खुद पसंद करेंगे। अलीज़ा ने मुकद्दम का प्लान बताया। हैं, भाई ने कभी लेडीज़ शॉपिंग की है? फिर वो कैसे कर लेंगे? इफ़रा हैरान हुई, क्योंकि वाकई में मुकद्दिम ने कभी लेडीज़ शॉपिंग नहीं की थी। पता नहीं, अलीज़ा ने कंधे उचाए। बीजान, मैं शादी से पहले मामा बाबा के पास जाऊंगी ना? अलीज़ा ने बीजान की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ बच्चे, सहरा से बात है, ज़ाहरी सी बात है, लड़की की रुखसती इसकी माँ के या बाप के घर से ही होती है। बीजान ने मुस्कुराते हुए अलीज़ा को जवाब दिया, जबकि इनकी बात पर अलीज़ा खिल उठी थी। सच्ची बीजान, लेकिन मीर तो बोल रहे थे कि वो आपसे बात करेंगे और मुझे नहीं जाने देंगी। अलीज़ा ने मुंह बनाते हुए बोला तो इसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर सब हंसती है। क्यों नहीं जाने देगा भाई? वो तुम्हें खुद छोड़ कर आएगा और वापस बारात वाले दिन ही लाएगा। बीजान ने अपना हुक्म सुनाया। हाय, सच्ची? मतलब मेरी सही वाली शादी होगी? अलीज़ा खुश होते हुए बोली। हाँ बच्चा, और तुम परसों जा रही हो अपने घर और एक हफ्ते तक मुकद्दिम से नहीं मिलोगी और ना ही वो मिलेगा। एक हफ्ते बाद जब हम मेहंदी की रस्म अदा करने आएंगे तभी तुम दोनों एक दूसरे को देख सकते हो। इससे पहले नहीं? समरा बेगम, इफ़रा की वालदा, अलीज़ा की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली। ओके, अलीज़ा फ़ौरन से पहले हामी भर गई। अब देखना ये था कि इनके मंसूबों पर मुकद्दिम का क्या रिएक्शन होता है। मुकद्दिम शाम के वक्त घर में दाखिल हुआ और रुख अपने कमरे की जानिब किया। मुकद्दिम कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में कोई नहीं था। अपनी टाई ढीली करता वो अपना कोट उतारने लगा, इतने में वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अलीज़ा टॉवल से अपने बाल रगड़ती हुई बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम, अलीज़ा मुकद्दिम से सलाम कहती ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुकद्दिम अपनी शर्ट के कफ खोलता, शर्ट के बाजू अपनी आस्तीनों तक चढ़ाता बगौर अलीज़ा को देख रहा था, जो निखरी निखरी सी आईने के सामने खड़ी थी। डार्क ग्रीन और ब्लैक ड्रेस पहने, गीले बालों को पुश्त पर बिखेरे वो ड्रेसिंग टेबल से ड्रायर ढूंढ रही थी। मुकद्दिम चलता हुआ इसके पीछे खड़ा हो गया और इसे पीछे से अपने हिसार में ले लिया और अलीज़ा के अक्स को आईने में देखने लगा। मेकअप से पाक चेहरा भीगा भीगा सा मुकद्दिम को बहका रहा था। वालेकुम अस्सलाम बेगम, क्या आपको नहीं मालूम जब शोहर घर आए तो इसे स्पेशल तरीके से वेलकम करते हैं? मुकद्दिम अपनी थोड़ी इसके कंधे पर रखते हुए बोला। कौन सा स्पेशल तरीका? अलीज़ा भी आईने में देखती हुई बोली। पहले तो अपने शोहर के करीब जाया करो, फिर इसे हक किया करो, फिर एक छोटी सी किस किया करो। मुकद्दिम इसके गीले बालों में मुँह छुपाता हुआ गहरा सांस लेता हुआ बोला, जबकि इसकी बात पर अलीज़ा एकदम सुरख पड़ी थी। मुझसे आपकी तरह ये बेशर्मी नहीं होती, और छोड़िए, मुझे बाल ड्राई करने हैं। अलीज़ा इसके हिसार से निकलने की जद्दोजहद करते हुए बोली। मुकद्दिम ने सर ऊंचा करके आईने में इसकी तरफ देखा, जो पूरी जान लगाती निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुकद्दिम ज़रा सा हिला तक नहीं। बेबी, पता है तुम्हें, ये हिसार कभी तुम नहीं तोड़ सकती, इसलिए कोशिश भी मत किया करो। मुकद्दिम अलीज़ा को स्टूल पर बिठाते हुए बोला और दराज से ड्रायर निकालते इसके पास आने लगा। हाँ जी, पता है मुझे, आप इतने मोटे हैं और मैं इतनी स्मार्ट,
علیزہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی، جبکہ مقدم تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا، کیونکہ وہ اس کی بہجیت اور خوبصورتی سے بھرپور بوڑھی کو موٹا بول چکی تھی۔ بیگم، لڑکیاں ترستی ہیں ایسی باڈی والے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے، اور تم نے کھوتے ہی کھول دیے۔ مقدم آخر میں ہنستا ہوا بولا۔ کھوتا؟ آپ خود کو کھوتا بول رہے ہیں؟ علیزہ حیران ہوتے ہوئے مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ مقدم کا دل کیا اپنا سر کسی دیوار میں مار ڈالے۔ شرم نہیں آتی اپنے شوہر کو کھوتا بول رہی ہو؟ مقدم اسے گھورتا ہوا بولا۔ استغفر اللہ میر، میں نے کب بولا ہے؟ آپ نے خود ہی تو بولا ہے۔ علیزہ فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، میں نے تو تمہیں ایک کہاوت سنائی تھی اور تم نے مجھے ہی کھوتا بنا دیا۔ مقدم اس کے بالوں کو اچھے سے ڈرائی کرتے ہوئے بولا، اچھا وہ کہاوت تھی، مگر کھوتا کھو میں کیسے جاتا ہے؟ علیزہ مقدم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ مقدم کو لگا کہ وہ اب اسے کبھی نہیں سمجھا پائے گا کہ آخر کھوتا کھو میں کیسے جاتا ہے۔ بتائیے نا، علیزہ نے پھر سے مقدم سے پوچھا۔ چپ کر جاؤ یار، مقدم نے اسے چپ کرواتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے بتائے نا، علیزہ ضد کرتی ہوئی فوراً کھڑی ہوئی۔ فضول ضد مت کیا کرو اور چپ چاپ واپس بیٹھو۔ مقدم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر واپس بٹھایا۔ بتائیں نا، علیزہ نے پھر سے ضد کی تو مقدم نے ایک لمبا سانس لیا۔ کیا بتاؤں بیگم؟ مقدم انجان بنتے ہوئے بولا کہ کھوتا کھو میں کیسے جاتا ہے۔ علیزہ نے بھی اسے راہ فرار نہ ہونے دیا۔ ٹانگوں سے چل کر جاتا ہے، سمپل۔ مقدم سادہ سا جواب دیتے ہوئے بولا، لیکن وہ جاتا کیوں ہے؟ علیزہ نے ایک اور سوال کیا۔ نہانے جاتا ہے، مقدم بھی بے تکے سے جواب دے رہا تھا۔ کھو میں پانی کیسے آیا؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ میں نے پانی کے پائپ لگوائے ہیں وہاں پر، مقدم نے دانت پستے ہوئے جواب دیا۔ واہ، یہ تو بڑا نیکی کا کام کیا ہے آپ نے۔ وہ نہائیں گے تو آپ کو بھی دعائیں دیں گے نا؟ علیزہ نے نیا شوشہ چھوڑا، جبکہ مقدم اس کے بال چھوڑتا پاس ہی صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ جو پاکستان کی ٹاپ کمپنی کا مالک تھا، جس کے آگے لوگ لاجواب ہو جایا کرتے تھے، آج اس کی بیوی نے 1 منٹ میں اس کا دماغ گما دیا۔ اتنی عقل کہاں سے لے کر آئی ہو بیگم تم؟ مقدم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولا۔ کہیں سے نہیں، میں تو ویسے ہی سمجھدار ہوں، علیزہ اتراتے ہوئے بولی۔ ماشاءاللہ، اتنی سمجھدار بیوی ہے میری۔ مقدم اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ علیزہ مقدم کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ بتاؤ نا، یہ نا چیز تو آپ کی ہی سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ مقدم اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے بولا۔ وہ بی جان بول رہی تھی، پرسوں آپ مجھے ماما بابا کی طرف چھوڑ کر آئیں گے۔ علیزہ نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا ہو۔ کیا مطلب؟ میں کیوں چھوڑ کر آؤں گا؟ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ چچی جان بول رہی تھی کہ پرسوں کے بعد 1 ہفتے تک ہم نہیں ملیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پھر جب مہندی کی رسم ہوگی تبھی مل سکتے ہیں۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے ساری بات مقدم کو بتائی۔ کہیں نہیں جا رہی، تم یہیں رہو گی میرے پاس؟ مقدم فوراً انکار کرتے ہوئے بولا، لیکن میں نے تو آپ کے پاس ہی آنا ہے نا، پھر آپ کیوں منع کر رہی ہیں؟ علیزہ نظروں میں التجا لیے مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس لیے کہ میں اپنی چھوٹی سی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مقدم اس کا ناک دباتے ہوئے بولا، لیکن رخصتی تو بابا کے گھر سے ہی ہوتی ہے نا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے جانا ہے۔ آپ نے زبردستی نکاح کر کے اپنے پاس رکھ لیا، مجھے میری شادی بھی نہیں ہونے دی۔ علیزہ ناراضگی سے بولتے ہوئے فوراً چہرہ دوسری طرف کر گئی۔ اچھا، اگر زبردستی نہ بھی کرتا تو تم مجھ سے ہنسی خوشی شادی کر لیتی؟ مقدم اس کے پھولے پھولے گال کھینچتے ہوئے بولا۔ اب بھی تو کر رہی ہوں نا، تو تب بھی کر ہی لیتی۔ علیزہ اپنے چہرے سے مقدم کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی، دیکھیے بیگم، میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں آڈے کہیں نہیں بھیجا، اور تم بھی ابھی۔ مقدم مزید کچھ بولتا، علیزہ جھٹکے سے اٹھی، جبکہ اس کا سر اس کی گود سے صوفے پر گرا، بغیر یہاں وہاں دیکھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جبکہ مقدم حیرانگی سے اسے جاتا دیکھتا ہی رہ گیا۔
मुकद्दिम अच्छे से जानता था कि वो शादी को लेकर कितनी एक्साइटेड है, मगर इस चक्कर में वो इससे एक हफ्ता दूर नहीं रह सकता था। इसने सोचा था कि शादी से 2-3 दिन पहले छोड़ आएगा, मगर मैडम तो अभी से ही नाराज़ हो गई। मुकद्दिम सर दाबड़ता उठकर फ्रेश होने चला गया। अब इसे जो भी बात करनी थी बीजान से ही करनी थी। फरी, जाओ बेटा, ये चाय जहाज़ेब को देकर आओ इसके कमरे में। समरा बेगम इफ़रा को चाय का कप थमाते हुए बोली। जहाज़ेब आ गए? इफ़रा ने समरा बेगम के हाथ से कप पकड़ते हुए पूछा। हाँ, अभी आया है, कुछ देर पहले। अब जाओ देकर आओ, इसे ज़रूरत होगी। अभी इतना सफ़र करके आया है। समरा बेगम इफ़रा से बोलती दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई, जबकि इफ़रा ने कदम जहाज़ेब के कमरे की जानिब बढ़ाए। इफ़रा जहाज़ेब के कमरे के बाहर खड़ी सोच ही रही थी कि अंदर कैसे जाए, और जहाज़ेब का सामना करते हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। हिम्मत करके इफ़रा ने दरवाज़ा नोक किया, मगर दरवाज़ा नहीं खोला। इसने दरवाज़ा नोक किया तो दरवाज़ा खुल गया। अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी चाय। जहाज़ेब के सामने देखकर वो जल्दी से बोली। वालेकुम अस्सलाम। जहाज़ेब सलाम का जवाब देता दरवाजे से पीछे हट गया। मतलब साफ था कि वो अंदर आ सकती है। इफ़रा कमरे में दाखिल हुई और चाय का कप सामने टेबल पर रख दिया और वापस जाने के लिए मुड़ी। बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। जहाज़ेब की आवाज़ सुनते इफ़रा झटके से मुड़ी और सोफे पर बैठ गई, जबकि जहाज़ेब भी इससे कुछ फासले पर बैठ गया। इस शादी को लेकर तुम सीरियस हो? जहाज़ेब की गंभीर आवाज़ इफ़रा की समातों से टकराई, जिसमें जी मैं सीरियस हूँ, इफ़रा ने नज़र झुकाकर जवाब दिया। मोहब्बत करती हो किसी से? जहाज़ेब ने जानबूझकर किसी बोला ताकि वो सच सुन सके। जहाज़ेब की बात सुनकर इफ़रा ने झटके से सर उठाया। जी करती हूँ, इफ़रा लहजा मजबूत करते हुए बोली। कौन है वो? जहाज़ेब का लहजा अब संजीदा था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मोहब्बत एक तरफ़ा है, इसलिए मैं इसका नाम लेना ज़रूरी नहीं समझूंगी। इफ़रा स्पाट से अंदाज में बोली। अगर तुम किसी और से मोहब्बत करती हो तो मुझसे निकाह क्यों किया? जहाज़ेब के अंदर एक डर था कि कहीं इफ़रा की पसंद कोई और ना हो। मेरे घर वालों की मर्ज़ी से, और मेरी भी, इफ़रा नज़र झुकाते हुए बोली। अगर तुम्हारी मर्ज़ी मुझसे निकाह में थी तो तुम्हारी मोहब्बत का क्या? जहाज़ेब के लहजे में आहिस्ता आहिस्ता सख्ती आ रही थी। मैंने बताया ना कि मेरी मोहब्बत एक तरफ़ा है और मैं इसका नाम लेना ज़रूरी नहीं समझती। इफ़रा ने अब साफ साफ इनकार किया, मतलब वो नाम नहीं बताएगी। तुम मेरे निकाह में हो और मेरी बीवी हो, ये सब जानना मेरा हक है। जहाज़ेब ने इफ़रा की तरफ देखते हुए बोला। हाँ, तो वो मोहब्बत नहीं होगी जिसे तुम भूल गई हो, या फिर तुमने इससे निकाह के लिए दिल से राज़ी नहीं होगी? जहाज़ेब सख्त आवाज़ में बोला, जबकि इफ़रा को लगा इसकी मोहब्बत को किसी ने गाली दी, झूठा बोल दिया। मेरी मोहब्बत को झूठा बोलने का आपको कोई हक नहीं है। इफ़रा जहाज़ेब की तरफ देखते हुए बोली। मुझे सारे हक है मिसेस जहाज़ेब अहमद खान। जहाज़ेब ने नाम लेकर हक याद दिलाया। आप सुनना क्या चाहते हैं? इफ़रा ने रुख जहाज़ेब की जानिब करते हुए पूछा। नाम, एक लफ्ज़ जवाब आया। मैं इस शख्स की मोहब्बत में बचपन से गिरफ्तार हुई थी, और सिर्फ मोहब्बत नहीं, मेरी सोचों का, मेरी ज़िंदगी का तमाम तर मरकज़ एक ही शख्स था, और आज मैं इस शख्स के निकाह में हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो मैं चलती हूँ। इफ़रा बोलती उठ खड़ी हुई, मगर जहाज़ेब इसका हाथ पकड़कर इसे वापस बिठा चुका था। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, और मेरी मर्ज़ी के बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जहाज़ेब इफ़रा की जानिब देखते हुए सख्त लहजे में बोला। कब से चल रहा है ये सब, और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? जहाज़ेब इसकी तरफ देखते हुए बोले। मेरी मोहब्बत एक तरफ़ा थी, और एक तरफ़ा मोहब्बत का दूसरे इंसान की नज़र में कोई मुकाम नहीं होता। वो चाहे एक तरफ़ा मोहब्बत थी, लेकिन वो मोहब्बत मेरे पास थी, और मुझे इंसानों से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे मेरे खुदा से उम्मीद थी, और मैंने अपनी मोहब्बत को आपके सामने ज़ाहिर करके अपनी मोहब्बत की तौहीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
افرا نظر جھکاتے ہوئے بولی، ایسا ممکن نہیں۔ جہازیب جانچتی نظروں سے افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو میری محبت پر یقین نہیں کرنا، آپ نہ کریں، لیکن میری محبت کی توہین مت کری، میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ افرا خاصی سپاٹ انداز میں بولی، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کو۔ جہازیب نے اس کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنا چاہا۔ مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں، میری محبت ہی کافی ہے ہم دونوں کے لیے، افرا مسکرا کر بولی۔ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ افرا جہازیب کو اس کی محبت کا یقین ہونے لگا تھا۔ یقین جانیے، میں آپ کے بارے میں ہی تو سب جانتی ہوں۔ افرا کے چہرے پر مسکراہٹ ابھی بھی برقرار تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ جہازیب کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ تم نہیں جانتی، اور جس دن جانو گی مجھ سے محبت بھی کرنا بند کر دو گی۔ جہازیب آخر اپنا ڈر زبان پر لے ہی آیا۔ میری محبت کوئی اور ہے، اور پھر بھی میں اس سے نفرت نہیں کر سکی، بلکہ میری محبت میں کمی نہیں آئی، اور اس سے زیادہ مجھے آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں کیا؟ افرا جہازیب کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ تو چلیے پھر اس ناول کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ اگر آپ بھی کوئی ناول پڑھانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔